इस वीडियो का टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन को सबसे पहले 1920 में ओटो वारबर्ग ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये कहा कि जब प्लांट के आसपास या प्लांट के फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू के अराउंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है मतलब जो प्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस की, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डार्क रिएक्शन के बाद फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स क्या बनाता है, शुगर बनाता है या ग्लूकोज कहिए, हाँ, या कार्बोहाइड्रेट कहिए, वो बनाता है। ठीक है, वो है प्लांट का प्रोडक्शन। ठीक है, उसकी नेट प्रोडक्शन में या नेट प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। ठीक है, कब? जब ऑक्सीजन और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तब। इस इफेक्ट को हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो रुबिस्को एंजाइम है, लास्ट के केल्विन साइकिल में हमने देखा रुबिस्को एक मेन एंजाइम है डार्क रिएक्शन का, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ इस कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इस कार्बन को फिक्स करके ये कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ये रुबिस्को करता है, ये रुबिस्को की खासियत है। लेकिन रुबिस्को की एक और खासियत ये भी है कि रुबिस्को जितना ऑक्सीजन को एफिनिटी रखता है, यानी कि जितना ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है उतनी ही स्पीड में ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जितनी मतलब एफिनिटी रखता है उतना ये ऑक्सीजन के साथ भी एफिनिटी रखता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लो इस रुबिस्को के आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाएगा, जिस तरह नॉर्मल केल्विन साइकिल में चलता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस रुबिस्को के आसपास ज्यादा हुआ तो ये ऑक्सीजन को आरयूबीपी पे जोड़ देगा और अनलाइक केल्विन साइकिल ये एक फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक फॉस्फोग्लाइसरेट बनाएगा। ठीक है, केल्विन साइकिल में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मिला था, यहाँ पे एक फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक फॉस्फोग्लाइसरेट मिलेगा अगर ऑक्सीजन ज्यादा आप कंसंट्रेशन में रहा तो। ठीक है, increase O2 level increase oxidation activity of Rubisco which leads to oxidation of carbohydrate। यही कहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रुबिस्को की ऑक्सीडेशन एक्टिविटी ज्यादा होगी। रुबिस्को की ऑक्सीडेशन एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ये आरयूबीपी को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये एक शुगर है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, यहाँ एक डेफिनेशन है, आप फोटोसिंथेसिस को ये फोटो रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करना चाहोगे तो it's a reaction that occurs during photosynthesis in which they get oxygen from light reaction and is assimilated and carbohydrates are oxidized with the release of carbon dioxide। ठीक है, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की तरह ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट नहीं कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को उल्टा रिलीज करवा रहा है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी की या जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और फोटोसिंथेसिस के ही साथ साथ हो रहा है, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल में हो रहा है, तो हम इसे फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन से जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उससे डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी प्रोडक्ट्स भी मिलता है, एटीपी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है लेकिन हमें उसके बदले बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलता है। यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, कोई एनर्जी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, अनलाइक फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल की तरह भी नहीं है। केल्विन साइकिल में हमें क्या करते हैं, हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमें ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मिलता है, 2 पीजीए मिलता है। यहाँ पे 2 पीजीए नहीं मिलता है। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या क्या मिलता है, हम इसके मैकेनिज्म को ठीक तरह से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, जब
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, अरोबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को आरयूबीपी पे या राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट पे जोड़ देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां से, उस ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट होंगे, एक 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा, ठीक है, जो एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन 2 कार्बन और उस पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, और दूसरा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, जो हमारे केल्विन साइकिल में भी मिलता है, ठीक है। हमारे केल्विन साइकिल में डिफरेंट क्या है, केल्विन साइकिल में फॉस्फोग्लाइसरेट 2 मिलता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरेट एक ही मिलता है और दूसरा ये मिलता है। फॉस्फोग्लाइसरेट तो केल्विन साइकिल में इंटर हो सकता है जिस तरह नॉर्मली होता है लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो केल्विन साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या होती है, इसके फर्दर बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू ये साइकिल होता है। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट सबसे पहले इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये डिफॉस्फोरिलेट होके ग्लाइकोलेट बन जाता है, ठीक है, और ये ग्लाइकोलेट यहाँ से एग्जिट करके यहाँ से बाहर निकल के परऑक्सीसोम में, ये एक दूसरा ऑर्गेनल है प्लांट के अंदर, उसमें चला जाता है, ठीक है। परऑक्सीसोम के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन होती है पहली तो, ठीक है, ऑक्सीडेशन होके इस ग्लाइकोलेट का ग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है, ठीक है, और ग्लाइऑक्सिलेट पे अमाइन ग्रुप ऐड होके, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड बन जाता है ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है हमें पता है, ठीक है। अमाइन ग्रुप कहां से ऐड होता है, अमाइन ग्रुप इस ग्लूटामेट से, दूसरा एक अमाइनो एसिड है वहां से ऐड होता है। ग्लूटामेट के पास जो अमाइन ग्रुप है उस अमाइन ग्रुप को इस ग्लाइऑक्सिलेट पे ऐड कर दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है और ग्लाइऑक्सिलेट से हमें मिलता है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जिसके पास 2 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और एक अमाइन ग्रुप होते हैं, ठीक। अब ये 2 कार्बन वाला ग्लाइसिन परऑक्सीसोम से बाहर निकल के जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है तो 2 ग्लाइसिन आपस में मिलके एक सीरीन बना देता है, सीरीन एक और अमाइनो एसिड है, ठीक है। देखिए 2 कार्बन, 2 ग्लाइसिन मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन मिलके एक 3 कार्बन वाला सीरीन बना देता है, सीरीन एक और अमाइनो एसिड है जिसके पास 3 ही कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ पे लॉस हो जाता है, जिस तरह रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट से निकल के इस तरह एक एक कार्बन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस होता है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 ग्लाइसिन जब मिलता है तो सीरीन बन जाता है, सीरीन 3 कार्बन का है, एक कार्बन यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है, उसमें वाटर ऐड होता है, ठीक है, और एक NADH वहां पे एज ए बाय प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है इस दौरान, ठीक है। यहां से ग्लाइसिन से कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन भी रिलीज, कार्बोक्सिल ग्रुप भी रिलीज हो रहा है और एक अमाइन ग्रुप भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। सीरीन दूसरा अमाइनो एसिड है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है और परऑक्सीसोम में पहुंचता है तो इस सीरीन का क्या किया जाता है, फर्दर डीअमाइनेशन किया जाता है। डीअमाइनेशन मतलब जो अमाइन ग्रुप इस सीरीन के पास है उसे डिटैच करके अल्फा ग्लूटारेट को मिलता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट को मिलता है और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट वापस से ग्लूटामेट बन जाता है, जो वापस से क्या बन गया, एक अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। ये एसिड तो ऑलरेडी था अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इस पे अमाइन ग्रुप आ गया तो ये बन गया अमाइनो एसिड या ग्लूटामेट, ठीक है। और ये सीरीन का बन जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी पायरुवेट का एक बार रिडक्शन होता है NADH की मदद से और रिडक्शन होकर यहाँ से हमें ग्लाइसरेट मिलता है। ग्लाइसरेट परऑक्सीसोम से जब बाहर निकल के क्लोरोप्लास्ट में पहुंचता है तो ग्लाइसरेट को ATP की मदद से फॉस्फोरिलेट कर दिया जाता है और इस ग्लाइसरेट का फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है, ठीक है। ग्लाइसरेट पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया तो फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया, ठीक है, और वो फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पे होता है तो इसलिए हम 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन हमें 3 फॉस्फोग्लाइसरेट वापस मिल जाता है जो वापस से आपके केल्विन साइकिल में इंटर हो सकता है, ठीक है। तो लॉस कहां पे हुआ हमने ये कहा था कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वहां पे कार्बन की लॉस होती है, तो जो लॉस हो रहा है मिसाल के तौर पर जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है केल्विन साइकिल में नहीं इंटर हो पाया तो वो तो वापस से ग्लाइसरेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस कीजिएगा
यहाँ पे दो कार्बन वाले फॉस्फोग्लाइसरेट निकले थे, फॉस्फोग्लाइकोलेट निकले थे, और दो कार्बन वाले ग्लाइसिन, जब दो कार्बन मिला तो दो इस तरह के दो कार्बन वाले दो ग्लाइसिन जब मिले तो हमें एक सीरीन मिला था, जिसमें 4 कार्बन के बदले हमें 3 कार्बन मिला था और एक कार्बन यहाँ पे रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह के दो जब निकले, ठीक है, तो हमें इस तरह के एक ही मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब है 4 में से हमें 3 ही कार्बन वापस मिले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 75% ऑफ कार्बन जो है वापस से इस साइकिल के थ्रू वापस मिला। ठीक है, और 75% वापस मिला और 25% यानी कि एक कार्बन के फॉर्म में ये क्या हो गया, प्लांट ने लॉस कर दिया। ठीक है, तो इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी कहते हैं या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें कार्बन जो लॉस हुआ था फोटो रेस्पिरेशन के दौरान वो वापस से रिसाइकल होकर मिल रहा है, लेकिन 25% फिर भी यहाँ पे लॉस हो पा रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये सारे प्लांट्स में नहीं, सॉरी, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, जिसमें C3 पाथवे होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ C3 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन होगा, उसमें फोटो रेस्पिरेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू इवेट या escape from this फोटो रेस्पिरेशन। उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए। तो उसमें केल्विन साइकिल भी चलता है और साथ साथ में कभी कभी ये फोटो रेस्पिरेशन भी चलता है। तो कुछ प्लांट्स के पास इससे बचने के मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं।